हेलो बच्चों। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का अगला जो पार्ट है वो ये है। चलिए, तो यहाँ से इससे पहले के जो वीडियोज हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, आप लोग उनको देखिए। अगर आपने उनको नहीं देखा तो फिर इस क्लास में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर इससे पहले के वीडियोज आपने देखे हैं तो आपको कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। इससे पहले जो वीडियोस अपन ने पढ़े हैं उससे आगे की बातें अपन आज की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात को समझना, मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें यहां पर सिखाऊंगा। देखो, ध्यान समझना। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए कि जैसे 4a बराबर में 5b है, ठीक है ना। अगर 4a बराबर में 5b है, अगर आपको a अनुपात b निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देखो, जब भी 4a बराबर में 5b, अगर ऐसे बराबर बराबर आपको दे के रखा है तो आपको उल्टा देखना रहता है। जैसे a का मान 5 हो गया और इस b का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब भी आपको ऐसे बराबर बराबर दे के रखा है तो फिर आप क्या करेंगे? आप उल्टा देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे 7a बराबर में 9b है, अगर यहां से आपको ऐसे बी का अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आपको उल्टा देखना है, ठीक है ना। देखो, यहां से ए का मान 9 हो जाएगा और यहां से बी का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कहने का मतलब आपको क्या करना है? चीजों को उल्टा देखना है, ठीक है ना। चलिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि चार वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो पांच वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है ना। अगर सवाल में ऐसा बोला है कि चार वस्तुओं का क्रय मूल्य पांच वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, अगर आपको यहां से क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ में अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उल्टा देखिए। चलिए, तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य तो 5 हो गया और यहां से विक्रय मूल्य, देखो उल्टा देखेंगे तो कितना हो गया? 4 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं आगे की बातें करूंगा कि तीन वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो सात वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर सवाल में ऐसा बोला है कि तीन वस्तु का जो क्रय मूल्य है सात वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, अगर यहां से आपको क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उल्टा देखना है, ठीक है ना। देखो, क्रय मूल्य आपका कितना हो गया? 7 हो गया और विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया? 3 हो गया। जब भी ऐसे बराबर बराबर में दे के रखा है तो आपको क्या करना है? ऐसे उल्टा देखना है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मुझे छोटी सी बात बताइए। जैसे क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य आप बोलेंगे कि 5 है। देखो, क्रय मूल्य का मान 4 है और विक्रय मूल्य का मान कितना है? 5 है। अगर इस सवाल में आपको निकालना है कि लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है ना। अगर इस सवाल में आपको निकालना है कि लाभ परसेंट क्या होगा, देखो बहुत आसान है। देखो, 4 क्रय मूल्य है, 5 विक्रय मूल्य है, तो कितने का लाभ हो गया? आप बोलेंगे सर 1 का लाभ हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो भी अंतर होगा आप उसको कहां रखेंगे? ऊपर रखेंगे। जब भी लाभ परसेंट आपको निकालना है तो नीचे आप भाग किसका देंगे? क्रय मूल्य का भाग देंगे। देखो, नीचे आप भाग देंगे क्रय मूल्य का, मतलब 4 का भाग दिया, ठीक है ना। अगर परसेंटेज में उत्तर निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। 100 में 4 का भाग दिया तो आप बोलेंगे कि 25% का क्या निकल के जाएगा? लाभ निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जैसे यहां से 8:9 दे के रखा है, अगर यहां से लाभ परसेंट निकालना है तो आप बोलेंगे सर 8 और 9 का जो अंतर है वो कितना हो गया? 1 हो गया। कहने का मतलब कितने का लाभ हो गया? 1 का लाभ हो गया, ठीक है ना। कभी भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना है तो इस क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, तो नीचे 8 का भाग दिया। परसेंटेज में उत्तर निकालना है, 100 से गुणा करेंगे, 100 में 8 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे कि जो अपना उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा?
12.5% अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको एक सवाल देता हूं। जैसे 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, चार वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए अगर सवाल में ऐसा बोला गया है, बात को समझना, अगर सवाल में ऐसा बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, भाई ये जो 5 है वो किसके साथ देके रखा है, क्रय मूल्य के साथ में। ठीक है ना। तो 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, देखो किसके बराबर देके रखा है, देखो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर देके रखा है। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर देके रखा है। ठीक है ना। 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, देखो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखने का तरीका देखिए, किसके बराबर बोला है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बोला है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो अगर यहां से आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कैसे निकालेंगे, उल्टा करेंगे। देखो जब भी ऐसे बराबर बराबर में आता है तो अनुपात कैसे निकाला जाता है, उल्टा किया जाता है। ठीक है ना। देखो क्रय मूल्य तो अपना कितना हो गया, 4 हो गया, और यहां से विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया। अगर एक बार आपने क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ अनुपात निकाल लिया तो फिर बहुत आसान है। देखो 4 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 5 है, तो आप बोलेंगे सर लाभ परसेंट कितने का हो जाएगा, भाई यहां से 4 से 5 हुआ तो 1 का लाभ। ठीक है ना। नीचे किसको रखेंगे, क्रय मूल्य को रखेंगे। देखो नीचे अपन रखेंगे क्रय मूल्य को। परसेंटेज में निकालना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 100 में 4 का भाग देंगे तो अपना जो लाभ परसेंट है वो कितना निकल के आ जाएगा, 25% निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप लोग थोड़ा डायरेक्ट करने का प्रयत्न करो। देखो डायरेक्ट कैसे करना है, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा, भाई 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सबसे पहले आप देखेंगे सर यहां से लाभ होगा कि हानि होगी। मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिख लेना। ठीक है ना। उससे अपन को एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि अपन को लाभ होगा कि हानि होगी। देखो 4 में खरीदा, 5 में बेचा, तो आप बोलेंगे कि सर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आप लोग भी यही करना अगर मेरी पर्सनल राय मानो तो। जैसे अगर मैं यहां से बात करूंगा, चलिए अपना सवाल यह था कि 8 वस्तु है, अच्छा ये अलग था। चलिए देखो यहां से बात को समझना, अपना सवाल यह है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना। 12 वस्तुओं का सवाल में बोला गया था कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बात को समझना, देखो 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले आप यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे, उल्टा देखना है। देखो क्रय मूल्य आप उल्टा देखेंगे 8 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य भी आप उल्टा देखेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो यहां से देखो 8 में खरीदा और 12 में बेचा, तो सबसे पहले तो ये पता चल गया कि यहां से क्या निकालना पड़ेगा, लाभ परसेंट आपको निकालना पड़ेगा। देखो इन दोनों का जो अंतर है वही किसको दर्शाएगा, लाभ या हानि को दर्शाता है। ठीक है ना। नीचे किसका भाग देंगे, अपन क्रय मूल्य का भाग देंगे। देखो नीचे क्रय मूल्य का भाग देंगे मतलब 8 का भाग देंगे। अगर परसेंटेज में उत्तर निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे।
4 8 को काटेगा 2 बार, 100 में 2 का भाग दिया, तो जो अपना उत्तर है वो कितना निकल के आएगा, 50% अपना उत्तर निकल के आएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अगला सवाल अपन देखेंगे। तो आप बोलेंगे यदि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, हानि परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना। देखो 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर देके रखा है। तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। भाई उल्टा देखना है, देखो क्रय मूल्य कितना आ गया, 16 आ गया, और यहां से विक्रय मूल्य कितना आ गया, 12 निकल के आ गया। ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर 16 में खरीदा और 12 में बेचा, तो यहां पर कितने की हानि हो गई? आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो 16 में खरीद कर 12 में बेच रहे थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। देखो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 4 है, क्योंकि यहां पर इन दोनों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वही किसको दर्शाएगा, आप बोलेंगे सर लाभ हानि को दर्शाएगा। ठीक है ना। चलिए देखो नीचे भाग किसका देंगे, क्रय मूल्य का भाग देंगे, आप बोलेंगे सर 16 का भाग देंगे। अच्छा गुणा किससे करेंगे, परसेंटेज में उत्तर निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 4 16 को काटेगा 4 बार, 100 में 4 का भाग देंगे, तो यहां पर जो हानि परसेंट निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 25% अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो इस टाइप के सवालों को आपको ऐसे ही बनाना है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। सवाल में बोला गया था, हाँ देखो यहां से आगे की बात समझना, मैं आपको यहां से एक सवाल लिख रहा हूं, इस सवाल को इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है ना। चलिए सवाल में अपन को बोला जाएगा 10 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। फिर आपको बताना है कि लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। देखो सवाल में बात को समझना, सवाल में बोला गया था कि 10 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। फिर आपको इस सवाल में क्या बताना था, लाभ हानि बतानी थी। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले इस टाइप के सवालों में आप किसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इस टाइप के सवालों में आप क्या ध्यान रखेंगे, आप सबसे पहले इस पर गोला करिए कि सवाल में लाभ हो रहा था कि हानि हो रही थी। ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर इस सवाल में क्या हो गया, हानि हो गई। अब आपको बोला जाएगा कि कितने की हानि हो रही थी, तो सवाल में साफ साफ बोला है कि 5 संतरों के बराबर। ठीक है ना। सवाल में साफ साफ बोला है कि 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती। ठीक है ना। इस सवाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले यह देखना है कि लाभ हो रहा था कि हानि हो रही थी। आप बोलेंगे सर हानि हो रही थी। अब कितने की हानि हो रही थी, देखो सवाल में बोला गया था कि 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो आप अंडरलाइन किस पे करेंगे, एक तो हानि हो गई, कितने की हानि, 5 की हानि, और यहां पर जो हानि के बारे में दे के रखा था वो क्या दे के रखा था, क्रय मूल्य के बारे में दे के रखा था। ठीक है ना। कहने का मतलब सवाल में बोला गया था कि जो हानि होती है वो कितने की हानि होती है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ठीक है ना। चलिए तो इस सवाल को करने का जो सबसे बढ़िया तरीका देखो क्या रहेगा,
देखो सवाल में ये जो शुरुआत में अपन को ये जो शब्द देके रखा है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर आपको बेचना शब्द भी दिया जा सकता है और यहां पर आपको खरीदना शब्द भी दिया जा सकता है। तो इस वाले शब्द पर आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। आपको कौन कौन सी बातों को फोकस करना है, बात को समझना। एक तो यहां से हानि हो रही थी, अपन को पता चल गया, ठीक है ना। अब यह हानि 5 संतरों के बराबर हानि, लेकिन 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। देखो यहां पर सवाल में क्रय मूल्य भी दिया जा सकता है और यहां पर सवाल में विक्रय मूल्य भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। यह जो शुरुआत में अपन को देगा ना, जैसे बेचना शब्द दे दिया, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको इग्नोर करना है, न्यू मान के चलो कि है ही नहीं, ठीक है ना। चले अब यहां से आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर क्रय मूल्य, फिर आप बोलेंगे जितने की हानि हो रही थी, आप इसको यहां पर लिखेंगे। बात आ रही समझ में। चले यहां पर आप लिखेंगे क्रय मूल्य, यहां पर जितने की हानि हो रही थी आप इसको लिखेंगे, ठीक है ना। चले अगर मैं यहां से बात करूंगा, देखो यहां से क्रय मूल्य क्यों लिखा, क्योंकि सवाल में यहां पर अपन को क्या देके रखा था, क्रय मूल्य देके रखा था। अगर यहां पर सवाल में अपन को विक्रय मूल्य देके रखता, तो फिर अपन क्या रखते हैं, विक्रय मूल्य रखते हैं, ठीक है ना। चले सबसे पहले तो ये देखा कि लाभ हो रहा था कि हानि हो रही थी। देखो यहां से हानि के बारे में बोला था कि यहां से हानि कितने की हो गई, 5 संतरों के बराबर की हानि हो गई, ठीक है ना। लेकिन ये 5 के बारे में क्या देके रखा था कि क्रय मूल्य के 5 वस्तुओं के या फिर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहां पर जो बात हानि के लिए देके रखेगा ना, उसको यहां पर लिखेंगे। जैसे हानि के बारे में 5 बोला था और क्रय मूल्य बोला था, तो यहां पर क्रय मूल्य लिखना है। अगर यहां पर 5 देके रखता और यहां पर क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य देके रखता, तो फिर यहां पर क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य लिखते, ठीक है ना। चलिए अभी धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो हानि के बारे में बोला था सर 5 की हानि हो गई, और उस हानि के बारे में बोला था कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन ने क्रय मूल्य रखा। चलिए फिर सवाल में आप ये देखिए कि टोटल वस्तुएं कितनी थी। आप बोलेंगे सर टोटल वस्तुएं 10 थी, तो यहां पर अपन जो क्रय मूल्य है उसको कितना मानेंगे, 10 मान के चलेंगे, ठीक है ना। चले अगर सवाल में यहां पर विक्रय मूल्य होता, तो इस 10 को अपन क्या मान के चलते, विक्रय मूल्य मान के चलते। अभी सारी बातें क्लियर होगी, पहले सुनते जाओ, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे सर हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आप बोलेंगे कि कितने की हानि हो रही थी, 5 की हानि हो रही थी, ठीक है ना। नीचे भाग किसका देता है, क्रय मूल्य का भाग। देखो यहां पर क्रय मूल्य कितना है, 10 क्रय मूल्य है, तो 10 का भाग दिया। अच्छा परसेंटेज में उत्तर निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 0 से 0 गया, तो आपकी जो हानि है वो कितनी निकल के आ गई, 50% आपकी हानि निकल के आ गई, ठीक है ना। चलिए अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि डाउटफुल चीजें, अभी जैसे जैसे मैं सवाल करवाऊंगा ना 2-3, वैसे वैसे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो यहां से 50 वस्तुओं को खरीदने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। चलिए लाभ परसेंट ज्ञात करें। देखो आप सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लाभ हो रहा था तो आप लाभ लिखेंगे, ठीक है ना। इस लाभ के बारे में क्या बोला था, देखो यहां पर इस शब्द पर फोकस करना है। जो बात लाभ के लिए बोलेगा ना, उस शब्द पर फोकस करना है। यहां पर अगर क्रय मूल्य दे के रखा है लाभ के साथ में, तो आपको भी क्रय मूल्य लिखना है। अगर इस लाभ के साथ में विक्रय मूल्य दे के रखा होता, तो फिर आप भी क्या रखते हैं, विक्रय मूल्य रखते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर ये खरीदना शब्द दिया हो चाहे बेचना शब्द दिया हो, उससे मतलब नहीं है। देखो यहां से लाभ, तो यहां पर लाभ लिखा।
अब ये जो लाभ है उसके साथ में क्या देके रखा है, क्रय मूल्य देके रखा है, तो क्रय मूल्य रखेंगे, और विक्रय मूल्य देके रखता तो विक्रय मूल्य रखते, ठीक है ना। चलिए यहां पर लाभ के बारे में क्या बोला था कि 20 का लाभ हो रहा था। अब यहां से ये जो टोटल वस्तु अपन को दे के रखा था उसको अपन किसके बराबर मानेंगे, इस क्रय मूल्य के बराबर मानेंगे, ठीक है ना। अगर यहां पर विक्रय मूल्य होता तो टोटल वस्तु को किसके बराबर मानेंगे, फिर विक्रय मूल्य के बराबर मानेंगे। आप बोलेंगे सर लाभ परसेंट निकालिए, कैसे निकलेगा। भाई 20 का लाभ हो रहा था तो इस 20 को कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। नीचे किसका भाग देंगे, क्रय मूल्य का। देखो क्रय मूल्य 50 था तो 50 का भाग दिया, गुणा करेंगे 100 से। 50 100 को काटेगा 2 बार, तो आप बोलेंगे सर 40% का क्या निकल के आ गया, लाभ निकल के आ गया, ठीक है ना। अभी हो सके आपको थोड़ा बहुत और भी डाउट है, अभी सारे डाउट क्लियर होंगे आपके, ठीक है ना, टेंशन मत लो। चलिए देखो यहां से बात को समझना, मैं आपको एक और सवाल लिखवा रहा हूं। 50 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि लाभ कर लो, लाभ होता है। फिर आपको बताना है कि लाभ परसेंट ज्ञात करें। चलिए देखो सवाल में क्या बोला है, बात को समझना। सवाल में बोला है कि 50 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो फिर आपको क्या ज्ञात करना है, लाभ परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए इस सवाल में देखो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। इस सवाल में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो लाभ बोला था, तो आप यहां से लिखेंगे लाभ। कितने का लाभ हो रहा था, 10 का लाभ हो रहा था, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर यहां से क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, और कितने का लाभ हो रहा था, 10 का लाभ हो रहा था। अच्छा इस लाभ के साथ में क्या देके रखा है, आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य देके रखा है, तो यहां पर भी अपन क्या रखेंगे, विक्रय मूल्य देकर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरुआत में अपन को ये क्या देके रखा है इससे मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि लाभ हानि के साथ में अपन को क्या देके रखा है, ठीक है ना। चले तो इस लाभ हानि के साथ में अपन को विक्रय मूल्य देके रखा था, तो यहां पर क्या रखेंगे, विक्रय मूल्य रखेंगे। चले यहां से आप बोलेंगे सर कितने का लाभ हुआ, आप बोलेंगे सर 10 का लाभ हो रहा था। चले अब यहां से टोटल वस्तुओं की बात करूंगा, तो टोटल वस्तु कितनी है, 50 है। तो इस बार इस विक्रय मूल्य को अपन कितना मान के चलेंगे, 50 मान के चलेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या, चले अब यहां से बहुत आसान है। अगर सवाल में आपको लाभ परसेंट निकालना है, अगर सवाल में आपको लाभ परसेंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर कितने का लाभ हो रहा था, 10 का लाभ हो रहा था, ठीक है ना। अगर आपको लाभ परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो कितने का लाभ हो रहा था, आप बोलेंगे सर 10 का लाभ हो रहा था। लेकिन मैंने आपको यह सिखाया था कि कभी भी लाभ या हानि परसेंट निकालना है तो भाग किसका देंगे, क्रय मूल्य का भाग देंगे, ठीक है ना। चले नीचे क्रय मूल्य का भाग देंगे, लेकिन क्या कहीं पर भी क्रय मूल्य देके रखा है क्या, आप बोलेंगे नहीं देके रखा। तो आप खुद बताइए कि विक्रय मूल्य 50 है, लाभ आपका 10 है, क्या यहां से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्या। अगर आपको यह विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना नहीं आता तो सबसे पहले वाली जो क्लास है ना प्रॉफिट एंड लॉस की, उसको जाकर देखिए, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर जब भी क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा चला जाता है, उल्टा कैसे चलेंगे भाई, लाभ है तो माइनस करेंगे और हानि है तो प्लस करेंगे, सिखाया था पहली क्लास में सिखाया था, ठीक है ना। 50 में से 10 को माइनस करेंगे
तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 40 निकल के आ गया। ठीक है ना। चले, क्योंकि जब भी लाभ या हानि परसेंट की बात करेंगे तो भाग हमेशा किसका देना है, क्रय मूल्य का भाग देना है। देखो क्रय मूल्य कितना निकाल लिया, 40 निकाल लिया। अच्छा, परसेंटेज में उत्तर चाहिए तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 0 से 0 गया, 100 में 4 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे कि 25% का क्या निकल के आ गया, लाभ निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या। चले, धीरे धीरे अभी सारी बातें क्लियर होगी। फिर से एक सवाल लिखिए। मैं आपको यहां से ऐसे बोलता हूं कि 30 वस्तु खरीदने पर, खरीदने बोले या बेचने बोले एक ही बात है, खरीदने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। फिर सवाल में बोला जाएगा कि हानि परसेंट ज्ञात करें। देखो यहां से बहुत आसान है, बात को समझना। सबसे पहले तो सवाल में हानि हो रही थी तो आप लिखेंगे सर हानि कितने की हानि हो रही थी, 10 की हानि हो रही थी, तो यहां पर क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। अब इस हानि के साथ में आप देखेंगे सर अगर क्रय मूल्य होता तो क्रय मूल्य लिखते, लेकिन यहां पर विक्रय मूल्य है तो यहां पर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे। अब विक्रय मूल्य कितना होगा, टोटल जो वस्तुएं हैं उसके बराबर होगा। टोटल वस्तु कितनी है, आप बोलेंगे सर टोटल वस्तु 30 है, तो यहां से विक्रय मूल्य कितना हो गया, 30 निकल के आ गया। ठीक है ना। चले, सवाल में आपको अगर हानि परसेंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। देखो टोटल मिलाकर कितने की हानि हो रही थी आप उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है ना। लेकिन नीचे भाग किसका देंगे, आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य का भाग देंगे। अच्छा, यहां से इस सवाल में क्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्या, बहुत आसान है। देखो विक्रय मूल्य 30 है, अगर 10 की हानि हो रही थी, कभी भी अगर क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा चलना है। अगर हानि देके रखा है तो प्लस करना है, लाभ देके रखा होता तो माइनस करना है। 30 को 10 में जोड़ेंगे तो यहां से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो नीचे भाग किसका देंगे, 40 का। गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 0 से 0 गया, 100 में 4 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे कि जो अपना उत्तर है वो कितना निकल के आ गया, 25% अपना उत्तर निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या। चले, देखो यहां से आगे की बात समझना। जैसे अपना सवाल ये था कि 36 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है। ठीक है ना। सबसे पहले तो आप यहां से देखेंगे, कि लाभ। देखो यहां से फायदा हो रहा था, कितने का फायदा, आप बोलेंगे सर 4 का फायदा हो रहा था। ठीक है ना। देखो यहां से आप बोलेंगे सर लाभ हो रहा था, और कितने का लाभ हो रहा था, 4 का लाभ हो रहा था। चलिए, इस फायदे के साथ में कौन था, आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य था, तो यहां पर अपन किसको रखेंगे, क्रय मूल्य को रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, और यहां से जो क्रय मूल्य है वो कितना मान के चलेंगे, आप बोलेंगे सर टोटल जितनी वस्तु होगी उसके बराबर मान के चलेंगे। अगर यहां पर विक्रय मूल्य होता तो विक्रय मूल्य 36 हो जाता, लेकिन यहां पर क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखो परसेंटेज में अगर आपको निकालना है लाभ परसेंट तो बहुत आसान है। देखो कितने का लाभ हो गया, आप बोलेंगे सर 4 का लाभ हो गया। ठीक है ना। नीचे भाग किसका दिया जाता है, क्रय मूल्य का, क्योंकि क्रय मूल्य अपने पास में है तो कुछ कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां से नीचे क्रय मूल्य का अपन भाग देंगे। अच्छा, परसेंटेज में उत्तर चाहिए तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 4 36 को काटेगा 9 बार, इस 100 में अगर 9 का भाग देंगे तो जो अपना उत्तर है वो कितना निकल के आएगा, आप बोलेंगे सर 11.11% निकल के आएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए छाप लो इसको।
छाप लिया। चले देखो अगला सवाल को ध्यान से देखना। सवाल में बोला है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है ना। चले तो यहां से बात को समझना बहुत आसान है। सबसे पहले तो सवाल में बोला गया था कि फायदा होता था, कहने का मतलब यहाँ पर लाभ की बातें बोली थी। देखो कितने का लाभ हुआ, आप बोलेंगे सर 11 का लाभ हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर बोला है ना कि 11 मीटर कपड़े के बराबर फायदा होता है, तो लाभ कितने का हो गया, 11 का हो गया। चले इस फायदे के साथ में कौन जुड़ा है, आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य जुड़ा है, तो यहाँ पर किसको रखेंगे, क्रय मूल्य को रखेंगे, ठीक है ना। चले अब ये क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, टोटल जो वस्तुएं थी उसके बराबर होगा। अब यहां से लाभ परसेंट निकालना बहुत आसान है। देखो यहां से 11 का लाभ हुआ, तो आप बोलेंगे सर 11 का लाभ, क्रय मूल्य अगर 33 है तो यहां से नीचे किसका भाग देंगे, क्रय मूल्य का भाग देंगे। परसेंटेज में उत्तर निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 11 33 को काटेगा 3 बार, 100 में 3 का भाग देंगे, तो आप बोलेंगे कि जो उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा, 33.33% अपना उत्तर निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अब यहां से बात को समझना, ये सवाल मैंने आपको कल वाली क्लास में करवाया था, ठीक है ना। इस टाइप के जो सवाल हैं मैंने आपको कल वाली क्लास में करवाया था। आपको पता है तो मैंने आपको ये वाली बात लिखाई थी कि रुपए बटे में प्रतिशत बराबर में रुपए बटे में प्रतिशत, ठीक है ना। चलिए अगर इस सवाल में संख्या भी होती ना तो आप संख्या को भी क्या कर लेते, यहां पर क्या कर लेते, नीचे ऐड कर लेते। अगर यहाँ पर इस सवाल में संख्या भी होती तो दोनों तरफ क्या लगाते, आप बोलते सर संख्या लगाते। लेकिन इस सवाल में आप लोग देखेंगे तो संख्या नहीं है। अगर संख्या नहीं है तो आप बस इतना ही करेंगे। देखो पहली कंडीशन और यहां से दूसरी कंडीशन, रुपए उसका परसेंटेज, रुपए उसका परसेंटेज, कल वाली क्लास को देखना, ठीक है ना। पहली कंडीशन में बोला है कि 1045 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो यहां से इस रुपए का मान कितना बोला है, 1045 बटे में। देखो 5% की हानि होती है तो परसेंट के स्थान पर कितना लिखेंगे, 95 लिखेंगे, क्योंकि 5% की हानि 100 में से 5 को घटाएंगे तो यहां से 95 क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज का मान हो जाएगा। कल वाली क्लास में देखेंगे तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए फिर दूसरे कंडीशन में अपन को बोला गया था कि इस रुपए का मान निकालिए, तो रुपए अपन यहां पर ऐसा कैसे लिखेंगे, दूसरी कंडीशन के हिसाब से 5% का लाभ। अब 5% का लाभ बोला है तो परसेंटेज के स्थान पर कितना रखेंगे, आप बोलेंगे सर 105 रखेंगे, ठीक है ना। जैसे इसको हल करेंगे वैसे अपना उत्तर निकल के आएगा। मैंने क्या सिखाया था कि आप ऐसे वज्र गुणा कर लो, जैसे 95 को 8 से गुणा किया, 95 इंटू रुपए बराबर में इन दोनों को गुणा करके इधर लिख दो, 1045 इंटू 105। चलिए अब कुछ नहीं करना, जैसे 95 था अपन इसका भाग कहां देंगे, नीचे देंगे, बस काटिए। आप बोलेंगे सर 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 19 बार कटेगा, ठीक है ना। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 है ना, यहां से कितने बार कटेगा, 209 बार कटेगा। चलिए अब यहां से और भी कट रहा था आराम से, देखो 19 इसको काटेगा, कितने बार काटेगा, 11 बार। इन दोनों के गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, यहां से 5, यहां से 11, तो जो अपना उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा, 1155 अपना उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस टाइप के सवालों में आपको फंडा ये लगाना है कि रुपए बटे में प्रतिशत, रुपए बटे में प्रतिशत कल वाली क्लास में सिखाया था। देखो यहां से पहली कंडीशन के हिसाब से रुपए 1045 और उसका जो परसेंटेज है वो 5% की हानि, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 100 में से 5 घटाएंगे तो, ठीक है ना। दूसरे कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो रुपए का मान अपन को निकालना है 5% का लाभ, तो यहां से कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ऐसे वज्र गुणा करिए, देखो ऐसे वज्र गुणा करेंगे तो 95 को 8 से गुणा किया बराबर में
इन दोनों को गुणा करके ऐसे लिखा। अगर इस आर का मान निकालना है तो इस 95 को कहां भेजना पड़ेगा, नीचे भेजना पड़ेगा। जैसे काटेंगे तो आपका जो उत्तर है वो कितना निकल के आ जाएगा, 1155 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए वैसे इस सवाल को आप लोग बनाइए, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। बनाइए इसको। चलिए देखो यहां से आप बात करेंगे सर, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रुपए बटे में प्रतिशत बराबर में रुपए बटे में प्रतिशत। देखो सवाल में बोला गया था पहली कंडीशन के हिसाब से 920 रुपए देके रखा था, तो इस रुपए के स्थान पर रखेंगे 920 बटे में, देखो परसेंटेज 20% की हानि, तो यहां पर लिखेंगे 80 बराबर में। यहां पर सवाल में बोला गया था, देखो दूसरा जो रुपए था वो 2520 था, तो यहां से 2520 रखा, और इस परसेंटेज का जो मान है वो अपन को क्या करना था, निकालना था। ठीक है ना। चलिए वापिस से आप बोलेंगे सर वज्र गुणा करिए। देखो यहां से वज्र गुणा करेंगे, 1920 की परसेंटेज से गुणा किया, 1920 की परसेंटेज से गुणा किया बराबर में, इन दोनों को भी गुणा करेंगे। 2520 को किससे गुणा किया, 80 से गुणा किया। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से 1920 को अपन कहां लेकर आएंगे, नीचे लेकर आएंगे, बस काट लो उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। आप बोलेंगे सर 0 से 0 गया, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 चौके कितना हो जाएगा, यहां से 32 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखो 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 एकम 12 मतलब 210, 12 दूनी 24, 210 में 2 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे कितना निकल के आ गया, 105 निकल के आ गया। चलिए देखो इस परसेंटेज का मान 105 निकल के आ गया। अगर यहां से आपको यह पता करना हो कि कितने का लाभ या कितने की हानि होगी, तो आप ये देख लो 100 से कितना ज्यादा या कितना कम है। कल की क्लास में भी सिखाया था। आप बोलेंगे सर 105 निकल के आया परसेंटेज का मान, 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो यहां से 5% का क्या हो जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो ये सवाल कल वाले सवाल हैं, मतलब इन सवालों में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये कल वाले सवाल हैं जो मैंने आपको कल की क्लास में करवाए थे। ठीक है ना। चलिए जैसे मैंने आपको कल ये सवाल करवाया होगा। ठीक है ना। आप बोलेंगे सर इस सवाल में भी वही करना है, रुपए बटे में परसेंटेज, रुपए बटे में परसेंटेज, लेकिन इस बार सवाल में संख्या भी देके रखा है। भाई देके रखा है ना, भाई 15 आम देके रखा है, तो ये संख्या ही तो है, तो इन संख्या को भी क्या लेकर चलना है, साथ में लेकर चलना है। ठीक है ना। चले पहली कंडीशन के हिसाब से रुपए 1 है, तो रुपए के स्थान पर 1 रखा है। देखो यहां से 15 आम है, तो इस संख्या के स्थान पर अपन 15 रखेंगे। अगर परसेंटेज नहीं देके रखा तो इसके स्थान पर कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। मैंने आपको यही तो सिखाया था, या तो परसेंटेज देगा या परसेंटेज नहीं देगा। अगर परसेंटेज नहीं देगा तो परसेंटेज के स्थान पर कितना रखेंगे, अपन 100 रखेंगे। ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर इस दूसरे रुपए के स्थान पर सवाल में कितना बोला है, भाई जो दूसरा रुपए है वो भी कितना बोला है, 1 बोला है। चलिए यहां से जो दूसरा परसेंटेज है वो 25% की हानि, अगर 25% की हानि है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। चलिए यहां पर जो संख्या का मान है वो अपन से पूछा गया है, बस कर लीजिए। देखो 15 इसको काटेगा 5 बार, 5 इसको काटेगा 20 बार, तो यहां से जो संख्या का मान है वो कितना निकल के आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 20 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए इस सवाल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो यहां से अगला सवाल देखिए,
देखो इस सवाल को तो आप कर ही सकते हैं, बहुत आसान है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि क्रय मूल्य क्या होता है। भाई क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जितना पैसा उस सामान को खरीदने में लगा है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको एक टीवी खरीदनी है, टीवी का मूल्य है 2,000 रुपए, लेकिन आपने क्या किया कि ऑटो वाले को कितना दे दिया, 1,000 रुपए दे दिया, और इस टीवी को आपने बेच दिया, कितने में बेचा, 3,000 रुपए में बेचा, ठीक है ना। इस टीवी का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 2,000 रुपए था, लेकिन ऑटो वाले को आपने कितना दे दिया, 1,000 रुपए दे दिया, क्योंकि उसको लाने में कुछ तो पैसा लगेगा ना। फिर इस वस्तु को आपने कितने में बेचा है, 3,000 में बेचा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्रय मूल्य आप क्या लेंगे और यहां से विक्रय मूल्य क्या होंगे। देखो विक्रय मूल्य तो आपका 3,000 ही रहेगा, तो आप बोलेंगे सर 3,000, लेकिन क्रय मूल्य के बारे में बताइए कि क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा इस वस्तु को खरीदने में टोटल आपकी जेब से कितना पैसा लगा, वही आपका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। भाई 2,000 रुपए तो दुकानदार को दिया, 1,000 रुपए ऑटो वाले को दिया, तो इस वस्तु को खरीदने में टोटल मिलाकर आप बोलेंगे कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 3,000 हो गया। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, तो यहां से जितना पैसा आपको अपनी जेब से खर्च होता है किसी भी सामान को खरीदने में, वही उसका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे 2,000 प्लस 1,000 टोटल मिलाकर 3,000, तो यही आपका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान आ गया तो आप बोलेंगे ना तो लाभ और ना हानि, ठीक है ना। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान आ गया तो फिर आप क्या बोलेंगे कि न तो लाभ होगा न क्या होगी, हानि होगी। चलिए, वैसे ही कुछ इस प्रकार का सवाल था, आप बोलेंगे किस सवाल में क्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहां से क्रय मूल्य और यहां से विक्रय मूल्य। अच्छा सवाल में बोला गया था कि विक्रय मूल्य तो कितना होगा, 3,000 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। विक्रय मूल्य कितना होगा, 3,000 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूंगा तो देखो यहां से, भाई पुराना स्कूटर खरीदा 2,000 रुपए में, लेकिन इसकी मरम्मत पर कितना पैसा खर्च किया, 500 रुपए खर्च किया। तो टोटल मिलाकर जो आपकी जेब से पैसा खर्च होता है वही क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है ना। टोटल मिलाकर जितना पैसा आपकी जेब से खर्च होता है वही क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। तो यहां से क्रय मूल्य कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 2,500, और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 3,000। अच्छा यहां पर आप बोलेंगे कि लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे। देखो बहुत आसान है, 2,500 में खरीदा, 3,000 में बेचा, तो यहां से 500 का क्या हो गया, लाभ हो गया। जब भी लाभ या हानि परसेंट निकालना है तो नीचे भाग किसका देंगे, क्रय मूल्य का भाग देंगे, ठीक है ना। क्रय मूल्य का भाग दे लिया। अगर परसेंटेज में उत्तर निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 25 को काटेगा 5 बार, ये 500 को काटेगा 20 बार काटेगा। तो जो अपना लाभ परसेंट है वो कितना निकल के आएगा, आप बोलेंगे सर लाभ परसेंट कितना गया, 20% निकल के आ गया, ठीक है ना। बड़ा आसान सा सवाल था। अगला सवाल करिए। चलिए, देखो यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। सवाल में कभी भी ऐसा बोला जाए लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। चलिए, कभी भी अगर आपको ऐसा सवाल बोला जाए कि लाभ या हानि का संख्यात्मक जो मान है वो किसके बराबर है, आपका क्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसे सवालों को आप किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है ना। ऐसे सवालों को आप किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। अब यहां पर मुझे बताइए ये संख्यात्मक मान का मतलब क्या हुआ। देखो यहां से क्रय मूल्य, जैसे मैं एक सवाल यहां पर लिखता हूं,
जैसे मैं आपको एक सवाल लिखता हूं, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदा, ठीक है ना। किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदा, लाभ का संख्यात्मक मान, लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। चलिए अब यहां से बात को समझना, सवाल का मतलब समझना। देखो सवाल का मतलब क्या है, बात को समझना बहुत आसान है। आप बोलेंगे सर सवाल का मतलब क्या है। देखो सवाल का मतलब बहुत आसान है। देखो यहां से क्रय मूल्य और यहां से लाभ, इन दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। संख्यात्मक मान का मतलब क्या हो गया, देखो यहां पर ये जो 50 है वो क्रय मूल्य देके रखे हैं, ठीक है ना। इस क्रय मूल्य का और लाभ का संख्यात्मक मान बराबर है। अगर क्रय मूल्य 50 है तो आपका जो लाभ परसेंट है वो भी कितना हो जाएगा, 50 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। संख्यात्मक मान का मतलब यह है कि दोनों आपके बराबर ही रहेंगे, लेकिन यहां पर ये किस में कहलाएगा, परसेंटेज में कहलाएगा। जैसे मैं यहां से बात करूंगा, जैसे मैं यहां से बात करूंगा, आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य अगर 30 है और यहां पर हानि परसेंट की बात करूंगा तो ये भी कितना होगा, 30% होगा। संख्यात्मक मान बराबर का मतलब क्या होता है कि जो क्रय मूल्य है वही आपका लाभ या हानि रहेगा, लेकिन ये जो लाभ हानि है वो किस में रहेगा, परसेंटेज में रहेगा, ठीक है ना। अगर क्रय मूल्य 40 है तो फिर हानि परसेंट कितना हो जाएगा, 40%। अगर क्रय मूल्य 50 है तो हानि परसेंट कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 50% हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि क्रय मूल्य अगर 50 है, अगर लाभ परसेंट आपका 50 है, क्या मुझे आप विक्रय मूल्य बता सकते हैं क्या। सवाल में क्रय मूल्य 50 देके रखा है, लाभ परसेंट 50 देके रखा है, कहने का मतलब 50% का लाभ था। क्या यहां से विक्रय मूल्य बता सकते हैं क्या। अब ये सिखाया था, पहली क्लास को जाके देखना, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर जब भी विक्रय मूल्य निकालना है तो बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। इस 50 का देखो 50% निकालेंगे, इस 50 का 50% निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर कितना निकल के जाएगा, 25 निकल के जाएगा। देखो अगर लाभ है, इस 50 को 25 में जोड़ेंगे तो यहां से जो विक्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा, 75 बनेगा। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो फिर आपको क्लास 1 को दोबारा देखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से क्रय मूल्य सवाल में 70 देके रखा है और यहां से जो हानि परसेंट है वो सवाल में देके रखा है 70% देके रखा है। बात को समझना, सवाल में क्रय मूल्य 70 है और हानि परसेंट कितना है, 70% है। क्या विक्रय मूल्य निकालकर बता सकते हैं क्या। आप बोलेंगे सर इस 70 का 70% कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अगर हानि की बात कर रहा था तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भाई 70 का 70%, 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो आप बोलेंगे 49 हो जाएगा। अच्छा 70 आपका क्रय मूल्य है, 49 आपकी हानि हो गई। 70 में से 49 को माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे कि विक्रय मूल्य कितना निकल के जाएगा, है ना, जो भी निकल के आएगा। चलिए आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य कितना निकल के जाएगा, 21 निकल के जाएगा, ठीक है ना। 70 में से अगर 49 को माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 21 निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए जब भी सवाल एग्जाम में आएगा बात को समझना कि संख्यात्मक मान बराबर है, संख्यात्मक मान बराबर है, ठीक है ना। संख्यात्मक मान बराबर है
अगर ये संख्यात्मक मान आपको लाभ के अनुसार देगा तो आपका जो उत्तर है ना वो एक ही होगा। एक ही मतलब एक ही उत्तर पॉसिबल होता है, ठीक है ना। चलिए, अगर ये संख्यात्मक मान आपको हानि के हिसाब से देगा तो फिर वहां से कितने उत्तर पॉसिबल होंगे? वहां से आपके दो उत्तर पॉसिबल होंगे, दो उत्तर होते हैं। चलिए, देखो यहां से बात को समझना। अगर सवाल में ऐसा बोला गया है संख्यात्मक मान बराबर है, अगर संख्यात्मक मान आपको लाभ के अनुसार देके रखा है तो वहां पर कितने उत्तर पॉसिबल होंगे? एक ही उत्तर होगा। यहां पर लिख लो, एक ही उत्तर होगा। कहने का मतलब जो भी उत्तर होगा लेकिन उत्तर आपके एक ही होगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां पर संख्यात्मक मान आपको हानि के हिसाब से देता है तो उसके कितने उत्तर पॉसिबल होते हैं? दो दो उत्तर पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। अभी सारी बातें क्लियर होगी। देखो यहां से बात को समझना। चलिए, देखो सवाल में बोला गया था कि एक घड़ी 140 में बेची गई यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से, देखो यहां पर जो संख्यात्मक मान है उसके बारे में बोला गया था, ठीक है ना। जब भी संख्यात्मक मान वाला सवाल आएगा तो अपन को जो अपना उत्तर है वो किससे करना है? आप बोलेंगे सर ऑप्शन से करना है, ठीक है ना। चलिए, तो सवाल में लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है तो घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो ज्ञात करिए। चलिए, देखो सवाल में ये जो 144 है ये अपन को क्या देके रखा है? आप मुझे बताइए कि ये जो 144 है ये अपन को क्या देके रखा है? आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य देके रखा है, क्योंकि 144 में बेचा जाता है तो ये जो 144 है ये अपन को क्या देके रखा है? विक्रय मूल्य देके रखा है, ठीक है ना। चलिए, अब अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा जिसको हल करने पर विक्रय मूल्य कितना मिल जाए? 144 मिल जाए। सवाल में बोला गया था कि जो क्रय मूल्य है, सवाल में बोला गया था कि जो क्रय मूल्य है उसका जो संख्यात्मक मान है वो किसके बराबर होगा? लाभ परसेंट के बराबर होगा। फिर सवाल में बोला गया था कि क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ कि सवाल में अगर क्रय मूल्य पूछा गया है तो ऑप्शन में भी क्या देके रखेगा? क्रय मूल्य देके रखेगा, ठीक है ना। अगर सवाल में क्रय मूल्य अगर पूछा गया है तो ऑप्शन में भी क्या देके रखेगा? क्रय मूल्य देके रखेगा। कहने का मतलब क्रय मूल्य अपन से पूछा गया था तो ये जो चार ऑप्शन है ये किसको दर्शाएंगे? क्रय मूल्य को दर्शाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अपना ऑप्शन वो उत्तर होगा जिसको हल करने पर विक्रय मूल्य कितना बन जाए? 144 बन जाए। जैसे आप यहां से 60 को लेकर चलेंगे, जैसे क्रय मूल्य आपने 60 मान के चला, ठीक है ना, क्योंकि ये जो चार ऑप्शन है ये किसको दर्शाएंगे? क्रय मूल्य को दर्शाएंगे, क्योंकि जो अपन से पूछा गया है वही तो दर्शाएंगे ना। भाई अपन से क्रय मूल्य पूछा गया था तो ये जो चार ऑप्शन देके रखा है ये क्या हो जाएंगे? क्रय मूल्य हो जाएंगे। देखो इस ऑप्शन को लेके चलो, जैसे मैं 60 को लेके चला तो क्रय मूल्य यहां पर अगर अपन ने 60 माना तो लाभ परसेंट भी कितना मानना पड़ेगा? 60% मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर क्रय मूल्य को 60 माना तो लाभ परसेंट भी कितना मानना पड़ेगा? 60% मानना पड़ेगा, क्योंकि संख्यात्मक रूप से बराबर है। संख्यात्मक रूप से बराबर का मतलब यही होता है कि क्रय मूल्य और लाभ परसेंट ये दोनों ही बराबर होंगे, लेकिन ये अपन को किस में लिखना है? परसेंटेज में लिखना है, ठीक है ना। बहुत आसान है। देखो यहां से बहुत आसान है, इस 60 का 60% निकालेंगे तो आप बोलेंगे 36। अगर लाभ देके रखा है तो क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। इस क्रय मूल्य को अगर लाभ में जोड़ेंगे तो यहां से जो अपना विक्रय मूल्य निकल के आएगा वो कितना जाएगा? 96 आ जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य अपन को कितना चाहिए था? 144 चाहिए था। कहने का मतलब ये वाला ऑप्शन अपना गलत उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे यहां से आप बात करेंगे, एक एक ऑप्शन को देखो चेक करना पड़ेगा। ऐसे सवालों में आपको इसका एक और तरीका होता है, लेकिन वो तरीका आप सोच नहीं पाएंगे एग्जाम में। ये वाला तरीका अपनाइए, ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। आप यहां से देखो 80 को लीजिए, जैसे मैंने 80 को लिया तो आप बोलेंगे सर लाभ परसेंट भी कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा।
देखो इस 80 का 80% निकालेंगे तो यहां से कितना हो गया, 64 हो गया। अगर लाभ था तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। इस क्रय मूल्य को अगर लाभ में जोड़ेंगे तो यहां से विक्रय मूल्य कितना आ गया, 144 आ गया। अच्छा, विक्रय मूल्य 144 आ गया और मुझे विक्रय मूल्य कितना चाहिए था, 144 तो चाहिए था। तो आप बोलेंगे सर इस 80 को अगर क्रय मूल्य लेकर चलेंगे तो विक्रय मूल्य 144 आ गया और यही मुझे चाहिए था। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 80 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, जैसे से सवाल में अगर मैं बात करूंगा कि 24 रुपए में बेची जाती है, कहने का मतलब जो विक्रय मूल्य है वो अपन को कितना देके रखा है, 24 देके रखा है। ठीक है ना। अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा जिसको हल करने पर विक्रय मूल्य कितना आ जाए, 24 आ जाए। सवाल में बोला गया था कि हानि का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से, जब भी ये संख्यात्मक वाला सवाल आएगा तो अपन को किससे करना है, ऑप्शन से करना है। ठीक है ना। चलिए, सवाल में क्या बोला है कि क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब जब सवाल में क्रय मूल्य बोला गया है तो आपको चार ऑप्शन में भी क्या देके रखेगा, क्रय मूल्य देके रखेगा। ठीक है ना। तो यहां से आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य, है ना। और यहां से सवाल में देखो हानि के बारे में बोला गया है तो यहां पर क्या लिखेंगे, हानि लिखेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि सवाल में हानि देके रखा है तो मैंने क्या सिखाया था कि जब भी ऐसे सवाल में लाभ देगा तो एक ही उत्तर पॉसिबल होगा, लेकिन ऐसे सवालों में हानि देगा तो कितने उत्तर पॉसिबल होंगे, दो दो उत्तर पॉसिबल होंगे। तो ऐसे ऑप्शन जिसमें दो दो आपको देके रखा है आप उस पर डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी मैं चेक करके बता देता हूं। जैसे क्रय मूल्य को 60 मान के चले हैं तो हानि परसेंट भी कितना मानना पड़ेगा, आपको 60% मानना पड़ेगा। यहां से विक्रय मूल्य लिखेंगे। देखो बहुत आसान है, इस 60 का 60% निकालेंगे तो यहां से 36 मिला, हानि देके रखा था तो माइनस लिखा है। ठीक है ना। 60 में से 36 जाएगा, क्या विक्रय मूल्य 24 नहीं आ गया, क्या बिल्कुल आ गया। कहने का मतलब अपन 60 लेकर चले तो विक्रय मूल्य कितना जाएगा, 24 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको यह सिखाया था कि जब भी ये सवाल हानि वाला होगा तो दो दो उत्तर पॉसिबल होंगे। ठीक है ना। तो आप 40 को भी चेक करिए। देखो 40, अगर 40 क्रय मूल्य माना तो हानि परसेंट कितना मानना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर 40% मानना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, देखो 40 का 40% निकालेंगे तो आप बोलेंगे 16, हानि थी माइनस लगाएंगे। 40 में से 16 को माइनस करेंगे तो भी यहां से कितना निकला, 24 निकला। कहने का मतलब आप इस 40 को लेकर चलेंगे तो भी विक्रय मूल्य कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। अगर 60 को लेकर चलेंगे तो भी विक्रय मूल्य कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। आप यहां से देख भी सकते हैं। ठीक है ना। तो अपना जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। जैसे ये सवाल है आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य 21 है। ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था कि संख्यात्मक रूप से बराबर है। जब भी ये संख्यात्मक वाला सवाल आएगा तो ऑप्शन से करना है। और जब भी हानि देगा कितने उत्तर पॉसिबल होंगे, सिर्फ दो दो उत्तर पॉसिबल होंगे। तो ऐसे ऑप्शन को टिक कर दो जिसमें अपन को दो दो दे के रखा है। ठीक है ना। बाकी आप लोग चेक कर लो, जैसे क्रय मूल्य और यहां पर हानि और यहां पर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। जैसे मैं 70 को चेक करूंगा, अगर 70 क्रय मूल्य रखा तो हानि परसेंट भी कितना मानना पड़ेगा, 70% मानना पड़ेगा। ठीक है ना। चले, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा 70 का 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और यहां पर किसका निशान लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे क्योंकि यहां पर हानि देके रखा था। ठीक है ना। 70 में से 49 को माइनस करेंगे तो यहां से विक्रय मूल्य कितना हो गया, 21 हो गया। कहने का मतलब 70 को लेकर चले हैं तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 21 आ गया। अब यहां से आप बोलेंगे सर मैं 30 को लेकर चलता हूं तो यहां पर हानि परसेंट भी कितना मानना पड़ेगा, 30% मानना पड़ेगा। देखो 30 का 30% निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, हानि थी माइनस लगाइए। 30 में से 9 को घटाएंगे तो यहां पर कितना आ गया, विक्रय मूल्य 21 आ गया। इस 30 को लेकर चले हैं तो भी विक्रय मूल्य कितना आ गया, 21 आ गया। कहने का मतलब अपना उत्तर 70 भी सही है
और अपना उत्तर 30 भी सही है, ठीक है ना। चलिए, तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना काफी है, बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।